दोस्तों, क्या होता अगर जुपिटर पृथ्वी का चांद होता, या फिर ये कह लें कि हमारे चांद की जगह जुपिटर रहता तो क्या होता। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अगर हमारे चांद की जगह जुपिटर होता तो जुपिटर पृथ्वी का चांद नहीं बल्कि पृथ्वी जुपिटर का चांद होता। ऐसा इसलिए क्योंकि यह स्पेस का नियम है कि जब कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के सामने आते हैं जिनमें से एक ऑब्जेक्ट छोटा और दूसरा ऑब्जेक्ट बड़ा होता है, तो ऐसी स्थिति में छोटा वाला ऑब्जेक्ट बड़े वाले ऑब्जेक्ट का चक्कर लगाएगा। और अगर हमारी पृथ्वी जुपिटर के पास चली जाती है या फिर जुपिटर पृथ्वी के पास आ जाए, तो इस स्थिति में चक्कर तो पृथ्वी को ही लगाना है, क्योंकि अगर सही शब्दों में कहे तो जुपिटर पृथ्वी से काफी बड़ा है और इसमें कई पृथ्वी समा सकते हैं। स्पेस में जब कोई छोटा ऑब्जेक्ट किसी बड़े ऑब्जेक्ट का चक्कर लगाए तो उसे उस बड़े वाले ऑब्जेक्ट का चांद कहा जाएगा। आपने अभी तक पढ़ा होगा कि कोई भी उपग्रह अपने ग्रह का चक्कर लगाता है और कोई भी ग्रह सूरज के चक्कर लगाता है, लेकिन आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि सूरज भी किसी के चक्कर लगाती है। दरअसल सूरज अपने मिल्की वे गैलेक्सी के चक्कर लगाती है। जैसे हमारी पृथ्वी एक साल में सूरज की परिक्रमा पूरी करती है, वैसे ही हमारा सूरज भी मिल्की वे का एक चक्कर 25 करोड़ सालों में पूरा करता है। आपको याद है मैंने कहा था कि कोई भी छोटा ऑब्जेक्ट किसी बड़े ऑब्जेक्ट के चक्कर लगाता है। उसी तरह सूरज भी मिल्की वे गैलेक्सी के चक्कर लगाती है, क्योंकि मिल्की वे गैलेक्सी सूरज से काफी बड़ा है। और आपको क्या लगता है, ये घूमने फिरने का सिलसिला यहीं खत्म हो गया? तो बिल्कुल भी नहीं। ये बात तो आप भी मानेंगे कि वैज्ञानिक हर जगह सही नहीं होते, और ये जरूरी तो नहीं कि वैज्ञानिक अगर कोई चीज ढूंढ ना पाए तो वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। अभी तक हमने देखा कि कोई भी छोटा ऑब्जेक्ट किसी बड़े ऑब्जेक्ट के चक्कर लगाती है, तो क्या मिल्की वे गैलेक्सी से कोई बड़ा ऑब्जेक्ट नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। और हमारी गैलेक्सी भी किसी के चक्कर लगा रही होगी, क्योंकि ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और इस ब्रह्मांड के 0.1% हिस्से को भी हम अभी तक डिस्कवर नहीं कर पाए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हमारी ये गैलेक्सी किसी बड़े यूनिवर्स के चक्कर लगा रही हो और वो यूनिवर्स किसी बड़े मल्टीवर्स के चक्कर लगा रही हो, क्योंकि जब तक किसी छोटे ऑब्जेक्ट के सामने कोई बड़ा ऑब्जेक्ट आता रहेगा तब तक ये घूमने घुमाने का सिलसिला चलता ही रहेगा। टॉपिक से भटकने के लिए माफी चाहूंगा। हमारा सवाल था कि अगर हमारा पृथ्वी जुपिटर का चांद होता तो हमारे पृथ्वी पर इसका क्या असर पड़ता। तो ऐसी स्थिति में होता ये कि हमारी पृथ्वी लोगों के रहने लायक नहीं बचती। ऐसा इसलिए क्योंकि जुपिटर का रेडिएशन और ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी के मुकाबले काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से जुपिटर हमेशा पृथ्वी को अपनी ओर खींचता, जिसकी वजह से पृथ्वी पर अक्सर सुनामी आती रहती और पूरा पृथ्वी जलमग्न हो जाता है और लावा फूटना तो यहाँ के लिए आम बात हो जाती है। आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। वैसे तो जुपिटर के कई चांद हैं, लेकिन उनमें से 2 चांद ऐसे हैं जो काफी खास हैं। उनमें से एक का नाम यूरोपा और दूसरा का नाम आयो है। यूरोपा पूरी तरह से बर्फीला है और बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें यहाँ मौजूद हैं। और वहीं बात करें आयो की, तो एक गर्म लावा से तप रही है। यहाँ अक्सर बड़े बड़े विस्फोट होते रहते हैं और इस चांद के सतह पर हम 1 मिनट भी नहीं बिता सकते। अगर पृथ्वी जुपिटर के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर चली जाए, मतलब जुपिटर से 8 करोड़ किलोमीटर के अंदर के दायरे में चली जाए, तो ये भी जुपिटर के चक्कर लगाना शुरू कर देगी और जुपिटर का चांद बन जाएगी। इस स्थिति में आसमान का नजारा काफी आकर्षक होगा, लेकिन क्या फायदा। इस नजारे को देखने के लिए हम जिंदा नहीं होंगे, क्योंकि उस समय सूरज हमसे काफी दूर होगा और वहाँ पृथ्वी के मुकाबले 25% कम रोशनी पहुंचेगी, जिसकी वजह से जो गर्म क्षेत्र होगा वहाँ का टेम्परेचर तो ठीक ठाक होगा, लेकिन जो ठंडी जगह होगी वहाँ की टेम्परेचर -500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगी, क्योंकि जितना गर्म हमारा सूरज है उससे कई ज्यादा गर्म जुपिटर की सतह है। जिस तरह हमारा चांद पृथ्वी को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से अक्सर पृथ्वी पर आपको समुद्र में उछाल या फिर ज्वार भाटाएं देखने को मिलेंगी, उसी तरह से पृथ्वी भी जुपिटर को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। इससे जुपिटर का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हमारे पृथ्वी का बहुत कुछ बिगड़ सकता है। इसके कारण पृथ्वी की सतह अनस्टेबल हो जाएगी और यहाँ रहना नामुमकिन हो जाएगा। और अगर हम यहाँ तक भी बच जाते हैं तो बड़े बड़े एस्ट्रॉइड्स का धरती पर गिरना आम बात हो जाएगा, क्योंकि जुपिटर का तेज ग्रेविटेशनल फोर्स सभी एस्ट्रॉइड्स को अपनी ओर खींचती है। और एस्ट्रॉइड गिरने से क्या होता है ये तो आपको भी पता है। इसी एस्ट्रॉइड के गिरने से डायनासोर्स का नामो निशान मिट गया था। तो क्या इतनी सारी भयानक स्थिति को होने के बावजूद भी हम सरवाइव कर पाते? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।